गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं आपका दोस्त, कोच, मेंटर HC श्रीवास्तव फाउंडर्स एजुकेशन चैनल में एक बार फिर स्वागत करता हूं। और आज हम लेके आए हैं कुछ टिप्स इंग्लिश ट्रांसलेशन के, जो हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेशन करते समय जो हम विशेष रूप से ध्यान रखना होगा उसको हम लेके आए हैं। हमको उम्मीद है कि ये आपके लिए आगे के ट्रांसलेशन में जब भी आप बातचीत करेंगे, जो विचार आपके दिमाग में आते हैं उनको ट्रांसलेट करने में हर तरह से आपकी मदद करने में सक्षम होगा। तो शुरू करें बच्चों। ओके, हियर वी गो। तो आज का हेडिंग है पैसेज फॉर ट्रांसलेशन। हम इसमें एक एक पैसेज को लेकर के आपको ट्रांसलेशन के टिप्स पहले बता देंगे, उसके बाद उस टिप्स को अप्लाई करते हुए एक एक पैसेज को कैसे ट्रांसलेट करना है करेक्टली वो हम डील करेंगे। ठीक है, तो पहला पॉइंट ये है कि हाउ टू ट्रांसलेट द पैसेज इनटू इंग्लिश। ठीक है, पहला काम यह है कि हाउ टू ट्रांसलेट द पैसेज इनटू इंग्लिश। ठीक है, तो इसमें पॉइंट वाइज हम डिस्कस करते हैं। पहला पॉइंट क्या है हमारा बच्चों? तो पहला पॉइंट हमारा है कि सर्वप्रथम आपको चाहिए कि गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़ें। गद्यांश मतलब वो जो पोर्शन है, जो प्रोज वाला पोर्शन है, जिसको आपको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है, उसको बहुत ध्यान से आपको पढ़ना है। ठीक है, और पढ़ते समय क्या क्या ध्यान रखना है? तो पढ़ते समय वाक्यों की रचना, ठीक है, मार्क्स ऑफ पंक्चुएशन, इन दो चीज़ों पे खास तौर से आपको ध्यान देना है। ठीक है, अगला पोर्शन में क्या करना है आपको कि अनुवाद करते समय टेंस के अनुसार, ठीक है, टेंस के अनुसार वर्ब का सही प्रयोग के साथ साथ सीक्वेंस ऑफ टेंसेस, ठीक है, टेंस का सीक्वेंस भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, अगला पॉइंट क्या देखेंगे हम बच्चों? जिन वाक्यों में सब्जेक्ट सुलभ न हो, ठीक है, जिन वाक्यों में सब्जेक्ट सुलभ न हो मतलब जहाँ पे सब्जेक्ट क्लियर न हो, वहाँ पे जैसे वहाँ तथा समय है, मौसम है, दिन है, मास है, वर्षा है इत्यादियों के लिए वाक्य के ऐसे वाक्य जब आते हैं तो उसमें सब्जेक्ट को किसके लिए से शुरू करना चाहिए? इट से शुरू करना चाहिए। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, ये बहुत ज़रूरत पड़ती है कि वहाँ बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि अब इसमें तो सब्जेक्ट है नहीं, कैसे शुरू किया जाए। अगला पॉइंट देखते हैं था, थी के ठीक पहले उसका सब्जेक्ट आने पे, ठीक है, अंग्रेजी वाक्य को देयर से शुरू करते हैं। ठीक है, देयर से शुरू करते हैं। जब हम प्रयोग करेंगे, जब उसको अप्लाई करेंगे तो वहाँ जब वाक्य आएगा तो आपको ये बात हम और क्लियर कर देंगे कि यहाँ कैसे हो रहा है। ठीक है, अगला क्या है? यदि मुख्य वर्ब के अतिरिक्त ऑक्सिलरी वर्ब भी है। दूसरा वर्ब का मतलब क्या हुआ? ऑक्सिलरी वर्ब। ऑक्सिलरी वर्ब भी है अगर सहायक क्रिया जिसको कहते हैं तो इन्फिनिटिव का प्रयोग करते हैं। ठीक है, सातवां क्या पॉइंट देखेंगे? सभी सिंगुलर कॉमन नाउन्स के प्रथम वर्ण पर पहली बार जब उनका वर्ण करेंगे तो हम क्या करेंगे? एन या ए। अगर वो वावल से शुरू है तो हम एन का प्रयोग करेंगे, अगर वो कॉन्सोनेंट से शुरू है, व्यंजन से शुरू है, तो उनके लिए ए का प्रयोग करेंगे। ठीक है बच्चों, ये कॉन्सोनेंट और व्यंजन हिंदी में कैसे उसको प्रोनाउंस करते हैं उसके ऊपर आधारित होगा। इसके लिए हम जब आर्टिकल्स पढ़ाएंगे तो और विशेष चर्चा होगी, लेकिन फिलहाल के लिए इतना ध्यान रखिएगा। और उस सब्जेक्ट को दोबारा फिर उसी का वर्ण आता है। ठीक है, दोबारा उसी का वर्ण आता है तो हम क्या प्रयोग करेंगे? द का प्रयोग करेंगे, बार बार ए एन नहीं प्रयोग करेंगे। क्लियर है बच्चों? ओके, अगले नियम की तरफ बढ़ते हैं और अगला नियम हमारा है आठवां नियम, एडजेक्टिव क्लॉज। ठीक है, एडजेक्टिव क्लॉज में कर्ता के लिए मतलब सब्जेक्ट के लिए हु, हुम, हुज और निर्जीव तथा जानवरों एवं पक्षियों के लिए दैट या विच का प्रयोग करते हैं। ठीक है, ये भी जब प्रयोग करेंगे हम जैसे जैसे जरूरत पड़ेगी हम समझाते जाएंगे। नौवां पॉइंट यह है कि जहाँ तक हो सके अनुवाद को सिंपल इंग्लिश में करिए। बहुत ज़्यादा क्रिटिकल इंग्लिश यूज़ नहीं करना है, सिंपल इंग्लिश यूज़ करिए ताकि आपके सामने जो सुनने वाला है, जो देखने वाला है, जो समझने वाला है, उसको बार बार डिक्शनरी रेफर न करना पड़े, नहीं तो ये बैड इंप्रेशन क्रिएट करता है।
अगला करेंगे अनुवाद शब्दों का न करके, ठीक है। जैसा हमने बताया भी था स्टार्टिंग में ही कि बल्ब इज बर्निंग, तो बल्ब जल रहा है का बर्निंग का में ट्रांसलेट करेंगे तो दैट लुक्स वेरी ऑड एंड इट इज रॉन्ग आल्सो, इट इज इनकरेक्ट इंग्लिश आल्सो। तो आपको शब्दों का न करके अनुवाद, शब्दों का न करके भाव का करना चाहिए, थॉट कांटेक्ट का करना चाहिए, और सब्जेक्ट मैटर का करना चाहिए, ठीक है। सब्जेक्ट मैटर विषय सामग्री जो है उसके हिसाब से करना चाहिए। अगला पॉइंट हमें क्या ध्यान रखना है, इन्वर्टेड कामा के अंतर्गत दिए गए हिंदी वाक्यों का अनुवाद अंग्रेजी में आप डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों में ही कर सकते हैं, दोनों रूप में कर सकते हैं। परंतु इनडायरेक्ट अनुवाद करते समय आपको क्या करना है, ज़्यादा क्या देना है, वर्ब पर विशेष ध्यान देना जरूरी है, क्योंकि उस समय आपको सारे उसके नियम कानून, अभी हम इनडायरेक्ट डायरेक्ट भी पढ़ाएंगे आपको, तो उसमें सारे नियम कानून बताया जाएगा, तो उस पर आपको ध्यान देना जरूरी होगा, ठीक है। अगला पॉइंट क्या है कि जब अनुवाद करते हैं तो मुहावरों का, कहावतों का प्रयोग जो है, मुहावरों मतलब इडियम्स का, प्रोवर्ब्स का भी आवश्यकता अनुसार करते रहना चाहिए। अगला पॉइंट क्या है कि फिगरेटिक लैंग्वेज जो है, अलंकारिक भाषा का अनुवाद करते समय विशेष ध्यान देना चाहिए। ऐसा करने से अनुवाद में चार चांद लग जाते हैं। चार चांद लगना मतलब इट लुक्स वेरी ब्यूटीफुल, ठीक है। तो इससे सुनने वालों पे भी अच्छा प्रभाव पड़ता है, ठीक है। तो ये सारे नियम हैं जिनको हमें बहुत ध्यान देना है ट्रांसलेशन शुरू करने से पहले, ठीक है। अब हम आते हैं अगले पॉइंट पे। हमारा अगला पॉइंट क्या है बच्चों, तो ये है सम पैसेज मॉडल ऑन ट्रांसलेशन, सम पैसेज मॉडल, ठीक है। कुछ ऐसे मॉडल हम बताएंगे, करके दिखाएंगे जो ट्रांसलेशन के ऊपर हैं। और इसमें हम पहला एक्सरसाइज हमारा 32 है, उसमें क्या करना है, तो ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश। ये एक गद्य है, एक गद्यांश है, गद्य का छोटा सा भाग है, एक कहानी का एक छोटा सा अंग है जो हिंदी में लिखा हुआ है, उसको हमें अंग्रेजी में कैसे करना है, कैसे जाना है, वो क्रम से उसको देखेंगे हम। कहानी एक बार पढ़ लेते हैं, जैसा कि बताया भी गया था इंस्ट्रक्शन में कि उसको बहुत ध्यान से पढ़ना है। तो क्या है कहानी, एक दिन एक किसान खेत जोतने गया था। उस दिन जाड़ा बहुत अधिक था, किसान ठंड से थर थर काँप रहा था। तभी उसने एक सांप देखा जो जाड़े से मृतप्राय हो गया था। मृतप्राय हो गया मतलब अनकॉन्शियस, बेहोश हो जाना। किसान ने उसे उठा लिया और घर लाया। उसने उसको आग के सामने रख दिया। गर्मी लगने से सांप को होश आया, वह इधर उधर चलने लगा, ठीक है। होश आएगा तो डेफिनेटली विल स्टार्ट वॉकिंग हियर एंड देयर, और किसान के बच्चे को काट खाया। क्यों? क्योंकि वो उसका नेचर ही था, उसको थोड़े पता था कि इन्होंने हमें बचाया है तो इनके बच्चों को नहीं काटना चाहिए। जब किसान ने यह देखा तो उसे बहुत दुख हुआ और उसने तुरंत ही एक छड़ी ली और क्रोध में उसको मार डाला। तो ये है हमारा पैसेज, ठीक है बच्चों, ये है हमारा गद्यांश, और इसको हमें करना है ट्रांसलेट। अब ट्रांसलेट करने के लिए पहले सिंपल सिस्टम सोच रहे थे कैसे कैसे ट्रांसलेट करते हैं। तो पहले क्या करेंगे, इनको खंड में बांट लेंगे। एक एक सेंटेंस को अंग्रेजी में कैसे करेंगे उस क्रम में लिख लेंगे हिंदी में। जैसे मैंने लिखा है पहला क्रम, पहला सेंटेंस को कैसे लिखेंगे, ठीक है। तो पहला सेंटेंस को, एक दिन एक किसान गया जोतने खेत, इस क्रम में हम इसको अंग्रेजी में करेंगे। इसका टेंस भी हम ध्यान रखेंगे। टेंस इसमें क्या है, टेंस है पास्ट इंडेफिनिट टेंस, ठीक है। तो एक दिन का अंग्रेजी हमारा हो जाएगा वन डे। एक किसान अ फार्मर, गया वेंट, जोतने टू प्लाउ, और खेत के लिए द फील्ड, ठीक है। तो इस क्रम में जब लिख लेंगे तो आपको कोई भी अरेंजमेंट में कोई दिक्कत नहीं आएगी बच्चों, ठीक है। अगला पोर्शन, अगला वाक्य कैसे बनाएंगे, तो अगला वाक्य बनाएंगे था बहुत जाड़ा उस दिन, ठीक है। तो उसके लिए क्या होगा, था के लिए, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ मौसम की बात हो रही है, ठीक है। यहाँ लिखा भी, हमने लिख भी दिया आपको, मौसम वाला वाक्य है। तो इसमें सब्जेक्ट क्या बनेगा, इट से शुरू करेंगे। तो इट वाज वेरी कोल्ड डे, ठीक है, उस दिन बहुत ठंडक थी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं।
आगे क्या, किसान थर थर कांप रहा था ठंड से। किसान थर थर कांप रहा था ठंड से। तो अब इसका किसान का द फार्मर हो गया, एंड पास्ट टेंस है, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है तो वाज होगा। कांपने का शिवर होता है तो आईएनजी लगाना पड़ेगा वाज लिखने के कारण, तो वाज शिवरिंग, और ठंड से विथ कोल्ड। ठीक है, अगला पोर्शन, अगला वाक्य क्या होगा, तभी देखा एक सांप जो मृतप्राय हो गया था जाड़े से। ठीक है, तो इसी क्रम में रखेंगे, ही देन शॉ ए स्नेक, एक सांप को देखा, विच हैड बिकम अनकॉन्शियस ड्यू टू कोल्ड। ठीक है, ये क्या है, ये हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस है तो उसके हिसाब से हैड बिकम हो जाएगा। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट होता तो क्या होता, हैज़ बिकम होता। ठीक है, ओके, आगे देखते हैं। किसान ने उठा लिया उसको और ले आया घर। तो किसान ने, द फार्मर, उठा लिया, टूक इट अप, एंड, और उसको, एंड ब्रॉट इट होम, घर ले आया घर, ब्रॉट इट होम। ठीक है, उसने रख दिया उसको सामने आग के। ठीक है, ये पास्ट इंडेफिनिट है तो ही पुट, अब पुट का तीनों फॉर्म एक ही होता है, पुट ही करते हैं तो पुट ही लिखेंगे, इट बिफोर फायर। अदरवाइज यहाँ क्या होगा कि वर्ब का सेकंड फॉर्म लगाना होगा। अगला देखेंगे, गर्मी ने आग की ला दिया सांप को होश में। गर्मी ने, द हीट, किसकी, ऑफ द फायर, आग की, ला दिया, ब्रॉट द स्नेक, किसको, सांप को, टू लाइफ, मतलब होश में। ठीक है बच्चों, तो इस क्रम में लिख लेंगे तो हमें ट्रांसलेट करना देख रहे हैं बहुत ही आसान हो जा रहा है। वह लगा चलने इधर उधर और काट खाया बच्चा किसान का। ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है तो इसको क्या बोलेंगे, उसने। अब यहाँ पे भी जैसा हमने बताया था कि एनिमल हो या बर्ड्स हो उसके लिए भी इट का प्रयोग करेंगे तो ये इट हो जाएगा। स्टार्टेड मूविंग, चलने लगा चलने, स्टार्टेड लगा, और चलने, इधर चलने मतलब मूविंग, और इधर उधर के लिए अबाउट। ठीक है, और के लिए एंड, काट खाया बच्चा किसान का, बिट द चाइल्ड ऑफ द फार्मर। काट खाना का मतलब ये खाना नहीं खाते हैं, ये बिट है, दांत से काटने को बाइट बोलते हैं, उसका पास्ट टेंस हो जाएगा बिट। अगला सेंटेंस क्या होगा, जब किसान ने देखा यह, उसे हुआ दुख, बहुत बहुत दुख। ठीक है, व्हेन द फार्मर सा दिस ही ग्रीव वेरी सैड, उसको बहुत दुख हुआ या वो बहुत दुखी हुआ। और तुरंत उसने लाठी ली एक छड़ी, इमीडिएटली, तुरंत का इमीडिएटली, उसने कही, ली का टूक, अ स्टिक, एक छड़ी, एंड का और, किल्ड इट, मार डाला, इन एंगर, क्रोध में। ठीक है बच्चों, तो ये रहा हमारा फॉर्मेट। आगे बढ़ते हैं, इतना हमने छोटे छोटे शब्दों में प्रयोग करके कर लिया। अब हमें क्या करना है, अब संपूर्ण अनुवाद को इस प्रकार लिखना चाहिए। अब इसको आपको एक जगह समअप करना है तो क्या करेंगे, अब इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन कैसे करेंगे, तो वन डे अ फार्मर वेंट टू प्लाउ द फील्ड, इट वॉज वेरी कोल्ड डे, द फार्मर was shivering with cold. Then he saw a snake which had become unconscious due to cold. The farmer took it up and brought it home. He put it before the fire. The heat of the fire brought the snake to life. It started moving about and bit the child of the farmer. When the farmer saw this, he grew very sad. अब यहाँ देखिए पंक्चुएशन का हम यूज कर रहे हैं, यहाँ पे कॉमा लगाया हमने, he grew very sad. Immediately he took a stick and killed it in anger. तो इस तरह से हमारा पूरा कार्यक्रम आज का रहा। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर करिए। अगर इस चैनल पे पहली बार आए हैं दोस्तों तो इसको आप सब्सक्राइब करके
बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन समय से मिलता रहे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए खुदा हाफिज़, बाय बाय, सी यू, टेक केयर।